नमस्कार। एमएलपी शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। मैं हेमंत स्वामी प्रस्तुत कर रहा हूं उपसर्ग। इस वीडियो से पूर्व हम उपसर्ग के भेद पढ़ चुके हैं। संस्कृत के 22 उपसर्ग, इसके अलावा जो संस्कृत के अलावा प्रयुक्त होते हैं वो उपसर्ग, और हिंदी के उपसर्ग। अब हम अध्ययन करेंगे विदेशी उपसर्ग। आज क्षमा चाहता हूँ, गला थोड़ा ख़राब है, फिर भी मैं पूरा प्रयत्न करूँगा एक निश्चित और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए। देखिए, विदेशी उपसर्ग तो हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त होते हैं, फलतः उनके उपसर्गों को हिंदी में विदेशी उपसर्गों की संज्ञा दी जाती है। तो हिंदी भाषा जो है वो तत्सम तद्भव विदेशी और संकर शब्दों से मिलकर बनी हुई होती है। तत्सम जो सीधे संस्कृत भाषा से प्रयुक्त हुए हैं तो वो हम पढ़ ही चुके हैं, संस्कृत के उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग। तद्भव जो संस्कृत का भ्रंश रूप बनकर और फिर प्रयुक्त होते हैं तो वो भी हम अध्ययन कर चुके हैं। संस्कृत के अतिरिक्त 22 उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग। इसके अतिरिक्त जो संकर शब्द हैं वो उपसर्ग में नहीं चलते हैं, क्योंकि दो भाषाओं के मिश्रण से जो शब्द बनता है वो संकर शब्द होता है। वो शब्द रचना में ही चलता है, उपसर्ग में नहीं चलता है। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। और होते हैं विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्दों का प्रयोग जो होता है वो विदेशी उपसर्गों से ही होता है। तो यहाँ हम अध्ययन करेंगे विदेशी उपसर्ग। देखते हैं। प्रथम है बे उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है रहित। तो बेघर, घर रहित, बेवफा, वफा से रहित। बेदर्द, दर्द से रहित। बेसमझ, जिसमें समझना हो, समझ से रहित। बेवजह, बिना किसी वजह या कारण। बेहया, हया का अर्थ होता है शर्म लज्जा, कि बिना शर्म लज्जा के। और बेहिसाब, बिना कोई हिसाब के। नेक्स्ट है दर। दर का अर्थ होता है मैं। दर असल अर्थात वास्तव में। दरबार अर्थात दरबार में। दरखास्त अर्थात अर्जी को कहते हैं, प्रार्थना को। और दर हकीकत, हकीकत में, वास्तव में। और दरमियान का अर्थ होता है मध्य में। नेक्स्ट है बा। तो बा का अर्थ होता है सहित। तो बा इज्जत अर्थात इज्जत सहित। बा मुलायजा, मुलायजा का अर्थ होता है तुक संगीत, तो तुक सहित। बा अदब अर्थात सम्मान सहित। और बाकायदा, कानून सहित, कायदे के अनुसार या कानून के अनुसार। नेक्स्ट है कम। कम का अर्थ होता है अल्प। तो ये उर्दू के उपसर्ग चल रहे हैं। कम अक्ल अर्थात कम अक्ल का या अल्प बुद्धि का। कम उम्र, कम आयु का। कमजोर, जोर अर्थात शक्ति, जिसमें शक्ति कम हो। कम समझ, जिसमें बुद्धि कम हो। और कम वक्त, जो समझदारी कम करता हो। इस प्रकार से। नेक्स्ट है ला। ला का अर्थ होता है परे या बिना। तो लाइलाज, इलाज के बिना, या जिसका कोई इलाज ना हो। और लावारिस, जिसका कोई वारिस ना हो, वारिस के बिना। फिर है लापरवाह, जो किसी की परवाह चिंता न करता हो। लापता, जिसका कोई पता ना हो। और लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो, अर्थात अद्भुत। फिर नेक्स्ट देखते हैं ना। ना का अर्थ होता है नहीं। तो ना पसंद, जो पसंद नहीं है। ना काम, जो काम नहीं आता है या जो काम का नहीं है। ना बालिग, जो बालिग या वयस्क नहीं हुआ हो। ना जायज़, जो जायज़ नहीं है अर्थात उचित नहीं है। ना लायक, जो लायक नहीं है। नाराज, मतलब जो राजी नहीं है, खुश नहीं है। नादान अर्थात जो अबोध है, जिसको बुद्धि नहीं है। फिर नेक्स्ट है हर। ये भी उर्दू का ही है। इसका अर्थ होता है प्रत्येक, हरदम,
अर्थात हमेशा ही, हर वक्त, हर समय, हर रोज़, प्रत्येक दिन, हर हाल, प्रत्येक स्थिति में, हर मुकाम, हर स्थिति पर, हर घड़ी, हर समय, प्रत्येक समय। नेक्स्ट है खुश। खुश का अर्थ होता है श्रेष्ठ। खुशनुमा मतलब सदैव प्रसन्नचित रहने वाला, खुशहाल, प्रसन्नचित स्थिति। और खुशबू, खुश का अर्थ होता है अच्छा, श्रेष्ठ, और बू का अर्थ होता है गंध, अच्छी गंध। खुशखबरी, अच्छी खबर। खुश मिजाज, अच्छे व्यक्तित्व वाला, अच्छे स्वभाव वाला। फिर नेक्स्ट है बद। बद का अर्थ होता है बुरा, बदबू अर्थात बुरी गंध। बद चलन, जिसका चलन या आचार व्यवहार बुरा हो। बदमाश, जिसकी जो प्रवृत्ति बुरी होती हो। बदमिजाज, जिसका स्वभाव कैसा हो, बुरा हो। बदनाम, जिसका नाम बुरा हो। बदकिस्मत, जिसकी किस्मत बुरी हो। तो इस प्रकार से उर्दू के 9 उपसर्ग अध्ययन कर चुके हैं। अब अगला देखते हैं सर। सर का अर्थ होता है मुख्य या प्रधान। तो सरपंच, प्रधान पंच होता है उसको सरपंच कहते हैं। सरदार, जो मुखिया होता है उसको सरदार कहते हैं। सरताज, सरताज का अर्थ होता है बादशाह या उन सब में श्रेष्ठ। सरकार अर्थात जो कार्य करने में श्रेष्ठ होता है वो सरकार होती है। फिर नेक्स्ट है बै। बै का अर्थ होता है सहित, जैसे बखूबी, खूबियों सहित। बतौर, तौर तरीकों सहित। बशर्त, शर्त सहित। और बदौलत, दौलत सहित। नेक्स्ट है बिला। बिला का अर्थ होता है बिना। तो इससे बनेगा बिला कसूर अर्थात जो बिना कसूर के होता है। बिला वजह, जो बिना किसी वजह कारण के होता है। बिला कानून, जो बिना किसी कानून के है। नेक्स्ट है बेश। बेश का अर्थ होता है अत्यधिक। बेश कीमती, अत्यधिक कीमती। बेश कीमत, जिसकी कीमत अधिक हो, अत्यधिक कीमत वाला। फिर इसके अलावा नेक्स्ट है नेक। नेक का अर्थ होता है भला, नेक राह, भले रास्ते पर चलने वाले, राह पर चलने वाला। नेक नाम, भला नाम या अच्छा नाम। नेक दिल, भले दिल वाला, अच्छे दिल वाला। नेक नियत, जिसकी नियत अच्छी होती है, भली होती है, या जिसका स्वभाव अच्छा होता है, वो नेक नियत कहलाता है। नेक्स्ट है उपसर्ग है एन। एन का अर्थ होता है ठीक। एन वक्त, ठीक समय पर। एन जगह, ठीक स्थान पर। एन मौके, ठीक मौके पर। फिर इसके नेक्स्ट है कि हम का अर्थ होता है साथ। हमराज, जो हमेशा साथ रहता है उसको हमराज कहते हैं। हमेशा साथ रहने वाला या सब कुछ बात जानने वाला हमराज होता है। हमदम, हमदम भी उसे ही कहते हैं जो हर दम तक, हर सांस तक साथ रहता है। हम वतन, हम वतन का अर्थ होता है वतन के साथ। हम सफ़र, साथ सफ़र में, यात्रा में साथ रहने वाला हम सफ़र होता है। और हम दर्द, हम दर्द जो दर्द को समझने वाला या दर्द के साथ खड़ा रहने वाला हमदर्द होता है। तो ये भी उर्दू का ही है। अब नेक्स्ट है अल। ये भी उर्दू का उपसर्ग है। अल का अर्थ होता है निश्चित। तो अल गरज, गरज जो होता है वो स्वार्थ होता है, आवश्यकता, अपना। तो वो निश्चित गरज या निश्चित स्वार्थ। अलविदा, विदा का अर्थ होता है
जाना या त्यागना। तो अलविदा का अर्थ होता है कि दोबारा कभी नहीं मिलना, हमेशा के लिए विदा ले लेना। अलबत्ता, अलबत्ता मतलब निश्चित रूप से कुछ कहा गया वो अलबत्ता होता है। और अलबेता, अलबेता से तात्पर्य है कि जो निश्चित रूप से प्रस्तुत किया गया होता है। नेक्स्ट है गैर। गैर का अर्थ होता है रहित या भिन्न। तो गैर हाजिरी अर्थात जो उपस्थित नहीं होता है, हाजिर नहीं होता है। गैर मर्द, जो मतलब दूसरा मर्द हो, अलग भिन्न मर्द हो या भिन्न व्यक्ति को कहते हैं गैर मर्द। गैर वाजिब, वाजिब का अर्थ होता है उचित, जो उचित नहीं हो, उचित रहित हो, वो गैर वाजिब होता है। जो अनुचित होता है वो गैर वाजिब। फिर नेक्स्ट है हैड। हैड इंग्लिश का उपसर्ग है जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे उपसर्ग या शब्द होते हैं। हेड का अर्थ होता है प्रमुख। तो इस प्रकार से हेड मास्टर, मतलब ये दोनों ही अंग्रेजी के शब्द है, मास्टर और हेड। तो ये अंग्रेजी के शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे उर्दू के उपसर्ग उर्दू के शब्दों के साथ प्रयुक्त हुए हैं। तो हेड मास्टर मतलब जो मास्टरों में प्रमुख है या जो शिक्षक में प्रमुख है उसको कहते हैं। हेड ऑफिस, जो ऑफिस का प्रमुख है, या कह सकते हैं कि कार्यालय का मुख्यालय जो होता है वो हेड ऑफिस होता है। हेड बॉय, हेड बॉय जो बॉय या कर्मचारी है या चतुर्थ कर्मचारी है, उनमें जो सबसे हेड है या प्रमुख है उसको हेड बॉय कहा जाता है। नेक्स्ट है हाफ। ये भी अंग्रेजी का उपसर्ग है। हाफ का अर्थ होता है आधा। हाफ कमीज, आधी कमीज, हाफ टिकट, आधा टिकट, हाफ पैंट, आधी पैंट, हाफ शर्ट, आधी शर्ट। इसके अतिरिक्त है सब। सब का अर्थ होता है उप, जैसे सब रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सब कमेटी, उप कमेटी, सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक, इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट है को। को का अर्थ होता है सही। कोऑपरेटिव, ऑपरेटिव सहित, कोऑपरेशन, ऑपरेशन सहित या शल्य क्रिया सहित, कोएजुकेशन, एजुकेशन या शिक्षण सहित। तो इस प्रकार से ये विदेशी भाषा के उपसर्ग भी पूरे होते हैं और हमारा उपसर्ग का टॉपिक भी पूरा होता है। अगले वीडियो में हम प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।